Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips. Students, today we are going to explain 7th poem of class 9 CBSE and UP board. Name of the book is Beehive. Name of the poem is The Duck and the Kangaroo. This poem is composed by Edward Lear. In this poem, there is a duck that is bounded by a pond, and in this poem there is a conversation between duck and kangaroo. Duck praises the kangaroo and asks him to carry her on his back and take him around the world so that she can ride on the kangaroo back and visit the world. The duck promises it would sit still and only quack all day. The duck proposes traveling to places like Daddy and the Jelly Bolly. Kangaroo explains what is the problem, and so the story and conversation between both of them begins, and we can see in this poem what happened further. Students, this poem is a nonsense verse, humorous or whimsical verse. Nonsense verse is a humorous or whimsical verse that differ from the other comic. And Edward Lear was an expert of this kind of poem. तो स्टूडेंट्स क्लास 9th की 7th पोएम का नाम है द डक एंड द कंगारू। दोनों के बीच में आपस में कन्वर्सेशन होती है। डक चाहती है कंगारू को कि कंगारू उसको अपनी बैक पर बैठाए और वर्ल्ड का भ्रमण कराए उसको, क्योंकि जो डक होती है वो एक पौंड तक सीमित होती है। वो चाहती है कि वो बाहर क्या है उसका भ्रमण करे, उसको देखे, तो प्रेज करती है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स स्टैंजा वाइज लाइन टू लाइन हिंदी और अंग्रेजी में इस पोएम की संपूर्ण व्याख्या। द डक एंड द कंगारू। दिस इज ए ह्यूमरस पोएम ऑफ ए काइंड नोन एज नॉनसेंस वर्स। तो स्टूडेंट जैसा मैंने बताया कि एक नॉनसेंस वर्स पोएम है बाय एडवर्ड लियर के द्वारा जो कंपोज की गई है। रीड इट एंड एंजॉय। जो नॉनसेंस वर्स एक तरह की पोएम होती है जो ह्यूमरस टाइप होती है, यानी विनोदी स्वभाव की होती है। इसमें एक तरह के मतलब हंसी ठिठोली वाली जो पोएम होती है, इस तरह की ये पोएम है। तो देखते हैं स्टैंजा वाइज। फर्स्ट स्टैंजा। सेड द डक टू द कंगारू, गुड ग्रेशियस हाउ यू होप ओवर द फील्ड एंड द वाटर टू, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप। My life is bore in this nasty pond, and I long to go, and I longe to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. अब देखिए स्टूडेंट्स क्या कहा, सेड द डक टू द कंगारू। डक कंगारू से कहती है गुड ग्रेशियस। ये एक तरह से उसकी प्रशंसा कर रही है, और प्रशंसा करते हुए क्या कहती है, गुड ग्रेशियस। वो जिस तरह से एक तरह से एक्सक्लेमेशन इसमें शो किया गया है कि डक कंगारू को कहती है अरे वाओ हाउ यू होप, तुम कितना अच्छा। होप मीन्स होता है स्टूडेंट्स उछलना, फुदकना,
कि तुम कितना अच्छा फुदकते हो, तुम कितना अच्छा उछलते हो। तो उसकी प्रेज़ कर रही है, प्रशंसा कर रही है। डक ने प्रशंसा की कंगारू की कि अरे वाओ! तुम कितना सुंदर, कितना अच्छा उछलते हो, कितना अच्छा फुदकते हो। ओवर द फील्ड एंड द वाटर टू। आप खेतों में भी फुदकते फिरते रहते हो, पानी पर भी फुदकते रहते हो, उछलते रहते हो। एज़ इफ यू नेवर वुड स्टॉप। और ऐसा लगता है, एज़ इफ मीन्स होता है स्टूडेंट्स मानो कि। तो एज़ इफ मानो कि या जैसे कि यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसा लगता है कि तुम कभी भी नहीं रुकोगे। तुम इस प्रकार उछलते हो, तुम इस प्रकार फुदकते हो, खेतों में भी फुदकते हो, मैदानों में भी फुदकते हो, पानी पर भी फुदकते हो, और तुम्हें देख करके ऐसा लगता है मानो कि तुम कभी भी नहीं रुकोगे। तो ये तो बात डक ने किसके बारे में बताई? कंगारू के बारे में बताई। अब वो अपने बारे में बताती है, माई लाइफ इज ए बोर इन दिस नेस्टी पोन्ड। नेस्टी मीन्स होता है भद्दा। माई लाइफ, मेरा जीवन, इज बोर, बोरिंग है। मेरा जो जीवन है वो इस भद्दे से तालाब में रह रह करके मैं बोर हो चुकी हूँ। एंड आई लॉन्ज, लॉन्ज मीन्स होता है इच्छा, मेरी इच्छा है टू गो आउट, मेरी इच्छा है कि मैं बाहर जाऊँ। इन दिस वर्ल्ड बियॉन्ड, और इस संसार में, इस दुनिया में मैं घूमूँ, देखूँ क्या है इस दुनिया में। कि मेरी इच्छा है, मेरा जो जीवन है इस भद्दे से तालाब में रह करके मैं बोर हो चुकी हूँ, जबकि मेरी इच्छा ये है कि मैं इस संसार में भ्रमण करूँ। और फिर कहती है, आई विश आई कुड होप लाइक यू। आई विश, काश, आई कुड होप लाइक यू, मैं भी तुम्हारी तरह उछल सकती, कूद सकती, फुदक सकती। सेड द डक टू द कंगारू। किसने? डक ने कंगारू से कहा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट लाइन को देखिए, सेड द डक टू द कंगारू। लास्ट वाली लाइन को देखिए स्टेंजा की, सेड द डक टू द कंगारू। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन दोनों रिपीट हो रही हैं, इसलिए हम यहाँ क्या कहेंगे? हम यहाँ कहेंगे रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच। तो ये पोएटिक डिवाइसेस में यूज हुई है, जिसको हम क्या कहेंगे? रिपीटिशन, क्योंकि फर्स्ट लाइन फिर से रिपीट हो रही है लास्ट लाइन से। यदि हम सेकंड लाइन में देखें, हाउ होप यू, तो इसमें एच और एच, हाउ होप दो बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस कहेंगे। क्यों? क्योंकि हाउ और एच दोनों क्या होता है? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें कोई कॉन्सोनेंट जिससे कोई वर्ड शुरू होता है वो बार बार रिपीट होता है, तो उसको हम एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो यहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुआ है जब होप और हाउ दोनों वर्ड एच से प्रारंभ हो रहे हैं। स्टूडेंट, जहाँ तक राइमिंग स्कीम की बात है या राइमिंग वर्ड की बात है, राइमिंग वर्ड से स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, राइमिंग वर्ड क्या होता है कि जो पोएम का लाइन का जो अंतिम वर्ड होता है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो किसी लाइन के साथ मैच करता है। तो यदि हम यहाँ देखें, तो यहाँ जो इसमें इस पोएम में, इस स्टैंजा में जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी सी डी डी, ए बी सी सी और डी डी। अब स्टूडेंट्स, ए बी सी सी डी डी कैसे है? आपने पहले पढ़ा है ए बी कब होती है? जब फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, सॉरी सेकंड लाइन फोर्थ लाइन से करती है। तो इसकी फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन से मैच कर रही है। कंगारू टू होप स्टॉप, तो क्या हुआ? ए बी। अब यदि हम इसकी इसी स्टेंजा की हम यदि फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन को देखें, तो ये आपस में पोन्ड बियॉन्ड, तो इसका मतलब सी सी। और जो हम इसकी सेवन्थ और एट्थ लाइन को देखें, तो ये आपस में राइम करती है यू कंगारू। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी सी सी और डी डी। तो ये राइमिंग स्कीम है, यानी कंगारू राइम विद टू, होप राइम विद स्टॉप, पोन्ड राइम विद बियॉन्ड एंड यू राइम विद कंगारू। तो ये था स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट स्टैंजा। कंगारू से डक कहती है, उसकी प्रशंसा करती है कि तुम कितना अच्छा उछलते हो, कितना अच्छा कूदते हो, खेतों में भी, मैदानों में भी, पानी के ऊपर भी उछलते कूदते फिरते रहते हो, और ऐसा लगता है तुम्हें देख करके जैसे कि तुम उछलना कूदना कभी बंद नहीं करोगे।
अपने बारे में कहती है कि मेरा जीवन तो बहुत बोरिंग सा है, इस भद्दे से तालाब में मैं रहती हूँ और मेरा मन करता है, मेरी इच्छा है कि मैं भी संसार में घूमती फिरूँ। और फिर कहती है काश मैं भी आपकी तरह उछल सकती। ऐसा डक ने किसको कहा स्टूडेंट्स? कंगारू को कहा। सेकंड स्टेंजा में देखते हैं। फिर कहती है प्लीज गिव मी ए राइड ऑन योर बैक सेड द डक टू द कंगारू। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक द होल वर्ल्ड the whole of the long day through, and we had go to the D and the jelly boldly over the land and over the sea. Please take me a ride or do, said the duck to the kangaroo. अब डक ने पहली स्टेंजा में जैसे प्रेज की थी तो दूसरे स्टेंजा में फिर से वो उससे रिक्वेस्ट कहती है प्लीज़ गिव मी ए राइड ऑन योर बैक। क्या कहती है कि प्लीज़ गिव मी राइड। राइड मीन्स होता है घुड़सवारी करना या किसी के ऊपर सवारी करना, जैसे साइकिल के ऊपर राइडिंग करना या घोड़े के ऊपर राइडिंग करना। तो उसने कहा कि मुझे अपनी पीठ पर बैठा करके मुझे अपनी सवारी कराइए। सेड द डक टू द कंगारू। किसने? डक ने कंगारू से कहा। फर्स्ट स्टेंजा में उसकी प्रेज की थी, प्रशंसा की थी, उसको इंस्पायर करने की कोशिश की थी, उसको मोटिवेट करने की कोशिश की थी, उसको बूस्टअप करने की कोशिश की थी। और दूसरे स्टेंजा में उससे रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो और मुझे राइड कराओ। और क्या कहती है? प्रॉमिस करती है आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं बिल्कुल चुपचाप शांत बैठी रहूँगी, एंड से नथिंग, और कुछ नहीं कहूँगी किसके सिवाय? क्वैक। क्वैक का मतलब ये एक आवाज़ होती है जो बत्तख करती है, जो डक करती है, कि मैं क्वैक करने के अलावा और कुछ नहीं कहूँगी, बिल्कुल शांत बैठी रहूँगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, और पूरे दिन मैं कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ क्वैक करूँगी, बाकी बिल्कुल शांति से बैठी रहूँगी। फिर क्या कहती है? एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली। तो कहते हैं कि जब तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा लोगे तो हम कहाँ जाएंगे? डी एंड जेली बोली। ये दो वैसे तो कोई जाने पहचाने स्थान नहीं है, लेकिन डी एंड जेली बोली ये दोनों पोएट ने इस्तेमाल किए हैं स्थान के लिए, कि हम जब तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा लोगे, मुझे राइड कराओगे, तो हम कहाँ जाएंगे? डी जाएंगे और जेलिबो ली जाएंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, फिर कहते हैं कि हम पृथ्वी पर भी भ्रमण करेंगे और समुद्र में भी भ्रमण करेंगे। फिर कहते हैं प्लीज़ टेक मी राइड और डू, अरे आप मुझे अपने ऊपर बैठा लो और मुझे राइड कराओ। सेड द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से ऐसा कहा। तो स्टूडेंट्स यदि हम देखें, फिर से देखिए, सेड द डक टू द कंगारू, और लास्ट में फिर आया लास्ट वाली लाइन, सेड द डक टू द कंगारू, यानी सेकंड लाइन और लास्ट लाइन रिपीट हो रखी है। तो इसलिए यहाँ कौन सी पोएटिक डिवाइस होगी? यहाँ पोएटिक डिवाइस होगी रिपीटिशन, चूँकि रिपीट हो रखा है सेम सेम वर्ड्स, सेम सेम लाइन। इसी तरह से यदि हम राइमिंग स्कीम की बात देखें तो फिर से वही, क्या? ए बी सी सी डी डी। इस तरह से यदि हम देखें तो क्या होगा? जो फर्स्ट लाइन है वो थर्ड लाइन के साथ राइम कर रही है, बैक क्वैक। जो सेकंड लाइन है वो फोर्थ लाइन के साथ राइम कर रही है, क्या? कंगारू थ्रू। और यदि हम फिफ्थ लाइन और सिक्स्थ लाइन को देखें तो ली और बी और डू और कंगारू। तो इस तरह से क्या होगी? ए बी सी सी डी डी, ये राइमिंग स्कीम है। या हम ये कह सकते हैं क्या? कि बैक राइम विद क्वैक, कंगारू राइम विद थ्रो, ली राइम विद सी एंड डू राइम विद कंगारू। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका सेकंड स्टेंजा हुआ। थर्ड स्टेंजा को देखते हैं। थर्ड स्टेंजा में देखिए ये कंगारू और डक के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, जो कन्वर्सेशन चल रही है, ये था। थर्ड स्टेंजा में क्या कहा है? सेड द कंगारू टू द डक। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले दोनों स्टेंजा जो थे उसमें डक बोल रही थी, कंगारू से बात कर रही थी, कंगारू सुन रहा था। तो स्पीकर डक थी और लिसनर कंगारू था। अब की बार स्पीकर कंगारू हो जाता है, लिसनर कौन होती है? डक होती है। क्या कहा कंगारू ने? सेड द कंगारू टू द डक, कंगारू डक से कहता है
This requires some little reflection. Perhaps on the whole, it might bring me luck, and there seems but one objection, which is if you will let me speak so bold. Your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatis, said the kangaroo. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्या हुआ? कंगारू क्या कहता है डक से? जब डक ने उसके सामने प्रपोजल रखा कि मुझे अपनी पीठ पर बैठाओ, मैं इस दुनिया का भ्रमण करना चाहती हूँ, मैं घूमना चाहती हूँ, इस तालाब से बाहर निकल करके इस पौंड से बाहर की दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब कंगारू कहता है डक से, दिस रिक्वायर सम लिटिल रिफ्लेक्शन, कि जो तुमने प्रस्ताव, जो प्रपोजल तुमने मेरे सामने रखा है, दिस रिक्वायर्स, इसको आवश्यकता है, सम लिटिल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए, कि जो प्रपोजल आपने रखा है वो ठीक है, लेकिन मुझे इस प्रपोजल पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए। परहैप्स ऑन होल इट माइट ब्रिंग मी लक, क्या कहता है? परहैप्स ऑन होल, ऑल मीन्स यदि मैं सारे मामले को देखूं तो इट माइट ब्रिंग मी लक। इट माइट ब्रिंग मी लक का मतलब क्या हो सकता है? कि हो सकता है इससे मेरे लिए कुछ अच्छा हो जाए। यदि मैं आपको अपनी पीठ पर बैठा करके इस दुनिया का भ्रमण करा दूं तो हो सकता है मेरा कुछ बेहतर हो जाए। इट माइट ब्रिंग मी लक, यानी मेरा भी हो सकता है कि मेरे भाग्य का दरवाज़ा खुल जाए, ये कह सकते हैं, या मेरे लिए कुछ अच्छा हो जाए। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन क्या क्या कि मुझे एक ऑब्जेक्शन दिखाई देता है इसमें, जो आपने प्रपोजल रखा है उस प्रपोजल में मुझे एक ऑब्जेक्शन दिखाई देता है। और कौन सा है? विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक टू बोल्ड, कि मुझे इस चीज़ को बोल्डली कहने दीजिए। क्या बोल्डली का मतलब? बिना किसी लाग लपेट के, विदाउट एनी हेजिटेशन, किसी चीज़ को कहना बोल्ड होता है। तो स्पीक सो बोल्ड, मैं इस बात को आपसे बिना किसी हेजिटेशन के कहना चाहता हूँ। और वो क्या कहा, क्या ऑब्जेक्शन है? योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, जो तुम्हारे फीट हैं, जो तुम्हारे पैर हैं, वो अनप्लीजेंटली वेट भी हैं और कोल्ड भी होते हैं, यानी भीगे रहते हैं, ठंडे होते हैं, अनप्लीजेंट होते हैं वो। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिस, एंड वुड प्रोबेबली, और संभवतः क्या होगा, यदि मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाऊंगा तो तुम्हारे जो पैर हैं, जो अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड हैं, गिव मी रूमेटिस। रूमेटिस होता है एक तरह का हड्डियों का दर्द। तो हो सकता है कि यदि मैं आपको, देखिए स्टूडेंट्स, वर्ड तो एक है रूमेटिस, लेकिन क्योंकि पोएम में क्या होता है, राइमिंग स्कीम का ध्यान रखना होता है, राइमिंग वर्ड्स का ध्यान रखना होता है, इसलिए पोएट कई बार वर्ड्स को अपने तरीके से स्पेल कर लेता है, अपनी तरीके से लिख लेता है। तो यहाँ ऐसा ही किया है पोएट ने, प्रोबेबली गिव मी रूमेटिस। तो रूमेटिस जो एक वर्ड है, जिसको हम कहते हैं जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, उसको दो जगह डिवाइड कर दिया, रू और मैटिस। सेट द कंगारू, कंगारू ने कहा कि तुम्हारे जो पैर हैं वो अनप्लीजेंट है, वेट होते हैं और कोल्ड होते हैं। यदि मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाऊंगा तो प्रोबेबली क्या होगा, संभवतः क्या होगा, तुम्हारे जो ये अनप्लीजेंट वेट और कोल्ड फीट हैं वो मुझको रूमेटिस करा देंगे, यानी मुझे तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाने से जॉइंट पेन हो जाएगा, जोड़ों का दर्द हो जाएगा। ये एक ऑब्जेक्शन है जो मैं तुमसे बोल्डली कह रहा हूँ। स्टूडेंट्स, सेम सिचुएशन जहाँ तक राइमिंग वर्ड्स की बात है। फर्स्ट लाइन किससे? थर्ड लाइन से, डक लक। सेकेंड लाइन फोर्थ लाइन से, रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्शन। फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन आपस में बोल्ड कोल्ड, और सेवन्थ और एट्थ लाइन आपस में रो कंगारू। तो क्या हुआ? ए बी सी सी डी डी। तो राइमिंग स्कीम वही जो पहले दो स्टेंजा में भी थी, थर्ड स्टेंजा में भी वही है, ए बी सी डी डी। तो इस तरह से ये, यदि हम देखें फर्स्ट लाइन सेट द कंगारू, और यहाँ सेट द कंगारू, तो आपस में फिर से रिपीट हो रही है। तो रिपीट होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि एक लाइन रिपीट हो रही है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका थर्ड स्टेंजा। अब देखते हैं फोर्थ स्टेंजा। फोर्थ स्टेंजा में क्या था? सेट द डक। अब देखिए कंगारू ने बात रखी, बोल्डली रख दी, अपना ऑब्जेक्शन भी रख दिया, ये भी बता दिया मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। अब फोर्थ स्टेंजा में फिर से डक कहती है, क्या कहती है? सेट द डक, एज आई सेट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट
ओवर द कम्प्लीटली। क्या कहती है डक कि एज आई सेट ऑन द रॉक्स, कि जब मैं ऊपर रॉक्स पर बैठी हुई थी, आई हैव थॉट ओवर द कम्प्लीटली, मैंने इसके ऊपर पूर्ण रूप से विचार किया कि जब मैं आपके ऊपर बैठूंगी, आपकी पीठ पर बैठूंगी, तो मेरे जो पैर हैं वो कहीं ना कहीं आपको रूमेटिज ना करे, यानी आपको जॉइंट पेन ना दे दे। तो जॉइंट पेन ना दे, इस पर मैंने क्या, इससे क्या बचाव हो सकता है, मैंने उस पर विचार किया। अब क्या कहा उसने, एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वर्स सॉक्स, इसलिए मैंने वर्स सॉक्स के कितने 4 पेयर खरीद लिए, विच फिट माई वेब फीट नीटली, जो मेरे वेब फीट पर नीटली फिट आते हैं, यानी मेरे पैरों पे बिल्कुल साफ साफ फिट आते हैं। अब देखिए यहाँ वेब फीट जो कहा गया है स्टूडेंट्स, वेब फीट किस तरह के होते हैं, वेब फीट इस तरह के होते हैं क्योंकि जो डक होती है, तो डक के जो पैर होते हैं वो उनके बीच में वेब होता है, जाल होता है। वो जाल किस लिए होता है, वो जाल इसलिए होता है क्योंकि वो उसको स्विमिंग करनी होती है, तो उसके जो बीच में जाल होता है, वो जाल का मतलब ये है कि वो स्विमिंग कर सके, पानी को अच्छे से हटा सके, इसलिए क्या कहा, वेब फीट नीटली। तो जुराब उसने खरीद लिए हैं, सॉक्स उसने खरीद लिए हैं, इसी बात को सोचते हुए कि जॉइंट पेन ना हो उसको, तो इसलिए उसने सॉक्स खरीद लिए। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बोट ए क्लॉक, उसने क्या कहा, एंड कीप आउट द कोल्ड, कोल्ड से बचने के लिए आई हैव बोट ए क्लॉक, मैंने क्लॉक खरीद लिए। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, उसने कहा कि रोजाना मैं एक सिगार को भी स्मोक करूंगी। सिगार स्मोक करने से क्या होगा कि वो जो कोल्ड है उसका वो कोल्ड दूर हो जाएगा, गर्मी उसको मिल जाएगी। ऑल टू फॉलो माई आउन डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू, उसने कहा ऑल टू फॉलो माई आउन क्लियर ट्रू, कि मैं हर चीज़ का ख्याल रखूँगी, लव ऑफ ए कंगारू, कि कंगारू को क्या क्या प्रिय है उन सब चीज़ों का मैं ख्याल रखूँगी। तो मैं पूरा प्रयास रखूँगी, पूरा ध्यान रखूँगी कि आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो। तो ऐसा डकने का जो ऑब्जेक्शन थे उनको रिमूव करने के लिए, उसको समझाने के लिए कि उसके पीठ पे उसे बैठाने से उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम उसके पार्ट से नहीं होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ फिर से राइमिंग स्कीम की यदि हम बात करते हैं, तो फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के साथ क्या हुआ, रॉक्स सॉक्स कंप्लीटली नीटली, यानी फिर वही ए बी, फिफ्थ लाइन, सिक्स लाइन सी सी, सेवन्थ लाइन, एट लाइन डी डी। यदि हम कहें रॉक्स राइम विद सॉक्स, कंप्लीटली राइम विद नीटली, क्लॉक राइम विद स्मोक, एंड ट्रू राइम विद कंगारू। तो इस तरह से जो राइमिंग स्कीम है इसकी ए बी सी सी डी डी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हुआ आपका फोर्थ स्टेंजा, जिसमें डक ने जो कंगारू के कुछ ऑब्जेक्शन थे उन ऑब्जेक्शंस को दूर किया है। फिफ्थ स्टेंजा में देखते हैं स्टूडेंट्स, सेड द कंगारू आई एम रेडी ऑल इन द मूनलाइट पेल, बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टीडी and quite at the end of my tale. So away they went with a hope and a bound, and they hoped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. अब क्या कहा था स्टूडेंट्स, उन दोनों के बीच में जब सेटलमेंट हो जाता है, उसका ऑब्जेक्शन दूर हो जाता है, तो दोनों के बीच में एक सहमति बन जाती है। तो सहमति बन जाने पर कंगारू कहता है आई एम रेडी। अब देखिए स्टूडेंट्स, कई बार ये भी पूछा जाता है यहाँ आई किसके लिए आया है, तो आई आया यहाँ किसके लिए, कंगारू के लिए। तो कंगारू क्या कहता है, सेड द कंगारू, कंगारू ने कहा आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। जो मेरा ऑब्जेक्शन था, जो मेरी हेजिटेशन थी, वो आपने दूर कर दिए, तो इसलिए मैं आपको अपनी बैक पर राइड कराने के लिए तैयार हूँ। तो उसने कहा सेड द कंगारू आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मूनलाइट पेल, हम सब क्या करेंगे, हम मूनलाइट चंद्रमा की रोशनी में, पेल जब वो पीली पीली चंद्रमा की रोशनी होगी उस समय हम प्रस्थान करेंगे। लेकिन क्या कहता है, बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन मेरा बैलेंस बना रहे, मेरा संतुलन बना रहे डियर डक एट सिट स्टडी। तो आपको स्टडी, स्टडी का मतलब होता है बिल्कुल सावधानी के साथ बैठना होगा। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ द टेल, और कहाँ बैठना होगा आपको,
क्वाइट एट द एंड ऑफ द टेल। मेरा बैलेंस बना रहे उसके लिए आपको स्टेडी और मेरी टेल के बिल्कुल एंड पर, बिल्कुल पीछे बैठना होगा। देखिए यहाँ स्टूडेंट्स, यह दिया हुआ अभी है कंगारू की टेल, और टेल के ठीक पीछे डक बैठी है। ऐसा उसने किस लिए कहा? ऐसा उसने कहा है ताकि कंगारू का बैलेंस बना रहे। सो अवे दे वेंट विद होप एंड बाउंड। तो इस प्रकार वो उसकी टेल पर पीछे बैठ जाती है। दे वेंट, वे चले जाते हैं, विद होप एंड बाउंड, और वो उछलते कूदते चले जाते हैं। एंड दे होप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और वो फुदकते हुए उछलते हुए पूरे संसार का, पूरी दुनिया का 3 बार में भ्रमण करते हैं, 3 राउंड लगाते हैं। एंड हु सो हैप्पियर, फिर पूछता है कौन खुश है ज़्यादा? ओ हु, अरे कौन खुश ज़्यादा है? एज द डक एंड द कंगारू, कि डक ज़्यादा प्रसन्न है या कंगारू ज़्यादा प्रसन्न है? अब देखिए स्टूडेंट्स, इस चीज़ का तो आंसर इजीली मिल जा रहा है, क्योंकि डक क्या थी? डक नेस्टी पाउंड बताया था उसने, और वो बोर हो रखी थी। अब कंगारू की टेल पर बैठ करके या बैक पर बैठ करके वो 3 टाइम्स वर्ल्ड के राउंड लगा रही है, चक्कर लगा रही है, तो निश्चित रूप से ज़्यादा खुश कौन होगा? ज़्यादा खुश डक होगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से कंगारू डक को अपनी पीठ पर बैठा करके इस पूरे विश्व का 3 बार भ्रमण कराता है। तो स्टूडेंट्स, यदि हम देखें फिर से फर्स्ट लाइन, रेडी स्टेडी, पेल टेल, बाउंड राउंड, हु कंगारू। तो यानी फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के साथ ए बी, सेकेंड लाइन फोर्थ लाइन के साथ ए बी, फिफ्थ सिक्स के साथ सी सी, और सेवन्थ एट्थ के साथ डी डी। तो राइमिंग इसकी भी यदि हम देखें ए बी सी सी डी डी, या हम ये कहें कि रेडी राइम विद स्टेडी, पेल राइम विद टेल, बाउंड राइम विद राउंड, हु राइम विद कंगारू। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये आपकी पोएम फिनिश हो जाती है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ subscribe the channel, like the video, comment the video and share as much as possible। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।